अगर आपका बैंक अकाउंट अचानक फ्रीज हो गया, आपके अकाउंट पर लीन लग गया है, यूपीआई बंद हो गई, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं, या बैंक वाले सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि साइबर सेल से एनओसी लेकर आइए तभी अकाउंट अनफ्रीज होगा, तो आज ही ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इंटरनेट पर मिलने वाली अधूरी जानकारी नहीं दूंगा। मैं आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है, बैंक मैनेजर से क्या बात करनी है, अगर मैनेजर आपकी बात नहीं सुनता तो क्या करना है, नोडल अफसर को ईमेल कैसे भेजनी है, आरबीआई में शिकायत कब करनी है, पीएमओ और सीएमओ पोर्टल का इस्तेमाल कब करना है, साइबर सेल के अधिकारी से कैसे बात करनी है, और एनओसी या रिलीज इंस्ट्रक्शन के बारे में क्या समझना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बहुत लोग दावा करते हैं कि 24 घंटे में अकाउंट अनफ्रीज, 100% गारंटी, पैसे दो और अकाउंट चालू। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसा किसी भी दावे पर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए। बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने का कोई जादुई तरीका नहीं होता। हर केस अलग होता है और उसका समाधान भी उसी केस के तथ्यों, बैंक की प्रक्रिया और जांच एजेंसी की कार्रवाई पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं पहले कदम की। सबसे पहले क्या करें, जैसे ही आपको पता चले कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, सबसे पहले घबराइए मत। बहुत लोग इसी समय सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे बिना जानकारी लिए हर जगह ईमेल भेजना शुरू कर देते हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हैं। ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले अपनी शाखा में जाइए। अगर आपकी होम ब्रांच दूर है तो पहले ग्राहक सेवा, कस्टमर केयर जिसे हम बोलते हैं, उससे बात कीजिए। लेकिन यहाँ संभव हो, शाखा में जाकर जानकारी लेना बेहतर रहता है। बैंक मैनेजर से आपने क्या बोलना है। आप मान लीजिए आप बैंक पहुँच गए हैं, काउंटर पर जाकर सिर्फ इतना मत कहिए कि मेरा अकाउंट खोल दो। इससे आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। आपको शांत और सम्मानजनक तरीके से बात करनी चाहिए। आपको जिस तरह से बोल सकते हैं, नमस्ते सर या मैडम, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि किस वजह से फ्रीज हुआ है, कौन से, अगर साइबर सेल से फ्रीज हुआ तो कौन से साइबर सेल ने इसे फ्रीज किया, कंप्लेंट नंबर बता दीजिए, मुझे पुलिस स्टेशन का नाम बता दीजिए, और जो भी इन्वेस्टिगेशन अफसर उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी आपके पास है वो मुझे उपलब्ध करवा दीजिए। दोस्तों, ये तरीका इसलिए सही है क्योंकि आप सीधे अनफ्रीज की मांग नहीं कर रहे, बल्कि पहले सही जानकारी मांग रहे हैं। और याद रखिए, बिना जानकारी के आगे का कोई भी कदम सही नहीं हो सकता। और याद रखिए, हो सकता है आपका अकाउंट साइबर सेल की वजह से नहीं, बल्कि बैंक ने फ्रीज कर दिया, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, या फिर आपकी लिमिट क्रॉस होने की वजह, जैसे हम 10 लाख सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। उसकी जानकारी आपको मैं अलग वीडियो में दे दूंगा। ये ओनली साइबर सेल की ही जानकारी है। बैंक से कौन कौन सी जानकारी लेनी चाहिए। बैंक अकाउंट किस कारण से फ्रीज हुआ है, ये जानकारी भी होनी चाहिए। किस तरीक को फ्रीज हुआ, किस विभाग या अथॉरिटी ने आदेश दिया है, क्या कंप्लेंट नंबर या रेफरेंस नंबर उपलब्ध है, अगर है तो सर बैंक वालों से बोलो कि हमें उपलब्ध कराए। किस राज्य की साइबर सेल या पुलिस स्टेशन से आदेश आया है, उसकी जानकारी लो। क्या पूरे अकाउंट पर फ्रीज है या सिर्फ डेब्ट फ्रीज है, क्या केवल लीन लगाया गया है, अगर हाँ तो कितनी राशि पर, वो बैंक आपको जानकारी देगा। ये सभी जानकारी आगे साइबर सेल, बैंक के नोडल अफसर या किसी अन्य शिकायत प्रक्रिया में बहुत काम आती है। अगर बैंक मैनेजर कहे हमें कुछ नहीं पता, बैंक मैनेजर ऐसे बार बार बोल रहा है, तो साइबर सेल से बात करो। ऐसी स्थिति में बहस मत कीजिए, बहुत आराम से बोलिए, सर, ये आपने साइबर सेल को बोलना है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मुझे किसी अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में कंप्लेंट नंबर, रेफरेंस नंबर या साइबर सेल का नाम दिखाई दे रहा है तो कृपया वो जानकारी दे दीजिए ताकि मैं सही जगह अपनी बात रख सकूं। दोस्तों, कभी कभार बैंक के सिस्टम में इतनी जानकारी उपलब्ध होती है कि आपको सही जांच एजेंसी का नाम मिल जाता है। अगर जानकारी मिल जाए तो आपको आगे का रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन अगर बैंक फिर भी कोई जानकारी नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मामला ख़त्म हो गया। अब हम अगला कदम उठाएंगे और वो है लिखित आवेदन देना और बैंक के नोडल अफसर तक शिकायत पहुंचाना। अब लिखित आवेदन दीजिए। अगर बैंक मौखिक रूप से जानकारी नहीं देता तो एक लिखित आवेदन तैयार कीजिए। उस आवेदन में साफ साफ लिखिए, बैंक अकाउंट फ्रीज है, अकाउंट फ्रीज किस कारण से हुआ, फ्रीज होने का कारण बताओ सर, किस अथॉरिटी के आदेश पर, कंप्लेंट नंबर, रेफरेंस नंबर, साइबर सेल या पुलिस स्टेशन का नाम, आगे की प्रक्रिया क्या है। जब आप आवेदन जमा करें तो उसकी रिसीविंग या एक्नॉलेजमेंट लेने की कोशिश करें। अगर बैंक रिसीविंग देने से मना करता है तो आवेदन की फ़ोटो अपने पास रखिए और उसी आवेदन को बैंक की आधिकारिक ईमेल पर भेज दीजिए। दोस्तों, आगे चलकर ये रिकॉर्ड आपके बहुत काम आने वाला है।
नोडल अफसर कौन होता है और उसको ईमेल क्यों करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि ब्रांच आपकी मदद नहीं कर रही तो तब आपको नोडल अफसर के पास ईमेल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ब्रांच को अगर उनकी जो भी स्थिति है वो बता रहे हैं उसको आपने नोडल अफसर के पास पहुंचाना है। कभी कभार ब्रांच मैनेजर जानबूझकर भी आपको जानकारी नहीं देता। जब नोडल अफसर के पास ईमेल जाएगा वो ब्रांच में आदेश भेजेगा कि इस पर्सन को जल्द से जल्द जानकारी दी जाए, तब मैनेजर तुम्हें खुद कॉल कर तुम्हें जानकारी देगा। और हम एक नोडल अफसर को ईमेल कैसे लिख सकते हैं, जिसमें नोडल अफसर को ईमेल लिखने से पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, जिस भी आप बैंक के नोडल अफसर को मेल कर रहे हैं उसका अलग अलग मेल होता है। ऐसे नहीं सभी बैंकों का एक ही नोडल अफसर होता है, जैसे SBI का अलग और HDFC, पंजाब नेशनल, सभी का अलग अलग होता है। ब्रांच का नेम, अकाउंट के आप नंबर लिख सकते हैं, फ्रीज होने के तरीके, समस्या जो भी आपकी शाखा से भी बात की लिख सकते हैं, और आपकी विनम्र प्रार्थना कि आपने एक परेशानी इसमें लिखनी है कि मुझे ये परेशानी आ रही, इतने टाइम से मेरा अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ, जिसमें आप लिख सकते हैं मेरा बैंक अकाउंट वर्तमान में फ्रीज है, मैंने शाखा से संपर्क किया लेकिन मुझे पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं हुई। कृपया मेरा अकाउंट पर लगी रोक के संबंध में उपलब्ध जानकारी तथा आगे की प्रक्रिया बताने का कष्ट करें। मैं जांच में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूं सर। दोस्तों, ऐसी भाषा हमेशा बेहतर प्रभाव डालती है नोडल अफसर और अन्य अधिकारियों पर। ईमेल भेजने के बाद क्या करना है, हर घंटे बैंक को फ़ोन करना शुरू मत कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार कुछ दोस्त ईमेल करने के 5-10 मिनट या फिर आधे घंटे बाद, 24 घंटे बाद आप उनको कॉल वगैरह करना लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि नोडल अफसर मिनिमम 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको रिप्लाई देता है। ऐसा कोई भी नोडल अफसर नहीं है जो आपको रिप्लाई ना दे। 100% सभी नोडल अफसर आपको रिप्लाई देते हैं। अब बात आती है दोस्तों नोडल अफसर के बात आती है बैंक ग्रीवेंस पोर्टल होता है। सभी बैंकों का अलग अलग ग्रीवेंस पोर्टल होता है, जिसमें हम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 4 में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले लेवल 1 में, 2 में अगर निवारण ना हो तभी वो लेवल हम कर सकते हैं। आज लगभग सभी बैंकों ने अपना ग्रीवेंस पोर्टल लॉन्च कर रखा है। अगर ब्रांच और ईमेल से समाधान नहीं मिल रहा है तो बैंक के आधिकारिक शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं आप। जब शिकायत दर्ज होगी तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसे कहीं नोट कर रख लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, उसकी फ़ोटो लेकर रख लीजिए। कई लोग ये गलती करते हैं, कंप्लेंट नंबर संभाल कर नहीं रखते और बाद में अपनी शिकायत ट्रैक नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सभी ने अपना शिकायत नंबर संभाल कर रखना है। अब बात करते हैं साइबर सेल। तो दोस्तों, अगर अकाउंट फ्रीज मामले में आपको महत्वपूर्ण संस्था अक्सर साइबर सेल होती है। कभी बार बैंक सिर्फ आदेश का पालन कर रहा होता है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि साइबर सेल से कैसे बात करनी। सबसे पहले, अगर बैंक ने आपको किसी साइबर सेल, पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम दिया है तो उस जानकारी को संभाल कर रखिए। अब सीधे फ़ोन करके लड़ाई मत शुरू कर दीजिए साइबर सेल से, क्योंकि ना तो आप साइबर सेल से आप बदतमीजी से बात कर सकते हैं और ना ही आप बैंक से, ठीक है। बहुत लोग फ़ोन मिलते ही बोल देते हैं कि मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिया, मैं एक जेन्युइन पर्सन हूँ, मैं जॉब करने वाला हूँ, मेरा घर बार है, ऐसे ऐसे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उनसे निवेदन करना है आपने कि बैंक अकाउंट धारकों में मुझे जानकारी मिली है कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपके विभाग के द्वारा किया गया है, मैं जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। कृपया बताइए कि मुझे कौन से दस्तावेज देने हैं और आगे की प्रक्रिया क्या है। याद रखें, ये आपने तभी करना है जब बैंक या फिर नोडल अफसर और जो आपको ग्रीवेंस पोर्टल के नंबर दिए गए हैं उस पर आप साइबर सेल से कांटेक्ट करते हैं या फिर आपको ईमेल पर रिप्लाई आता है, तभी वो अपने आप मांग लेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब कुछ। साइबर सेल कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन डिटेल, इनकम सोर्स, आप कहाँ से पैसा लेते हो, अगर बिजनेस प्रूफ है तो वो लिख दो। आपको एक रिटर्न एक्सप्लेन देना है ताकि उसमें लिखा हो कि ये कारण इस वजह से फ्रीज है, ये पैसा यहाँ से आता है। अगर आपसे कोई दस्तावेज मांगा जाए तो समय पर जमा करने की कोशिश कीजिए। गलत या नकली दस्तावेज कभी मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका मामला और जटिल हो सकता है। आगे जाकर मैं बताऊंगा कि साइबर सेल आपसे खुद कांटेक्ट कैसे करेगा, वो आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। एनओसी क्या होती है। अब आते हैं उस शब्द पर जो लगभग हर फ्रीज अकाउंट वाले व्यक्ति से सुना होता है, एनओसी, जिसे हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, हर केस में एनओसी जारी हो ऐसा ज़रूरी नहीं। हर केस में बैंक एनओसी मांग रहा है ऐसा भी ज़रूरी नहीं। कई मामलों में संबंधित जांच एजेंसी बैंक को सीधे रिलीज
इंटरप्शन भेज सकती है। कई मामलों में अलग प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए हमेशा संबंधित बैंक और जांच एजेंसी से अपने केस की सही स्थिति जानने की कोशिश करें। सबसे बड़ी गलती बहुत लोग किसी एजेंट के पास चले जाते हैं जो कहता है 5,000 दो, 10,000 दो और एनओसी दिलवा दूंगा। ऐसा लोगों से बहुत सावधान रहिए। कोई भी व्यक्ति जांच एजेंसी की आधिकारिक प्रक्रिया को खरीद नहीं सकता। आगे मैं बताऊंगा कि आरबीआई, सीएमओ, पीएमओ पोर्टल और ट्विटर का सही उपयोग कब और कैसे करना चाहिए और लोग वहां सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं।